हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, ईदर लिक्विड और गैस, उन सब में एक रैंडम वाइब्रेशन होता है, एक रैंडम मूवमेंट होता है, यानी कि वो कभी भी रेस्ट नहीं करते, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चाहे कोई भी मैटर हो, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। मैंने कल बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर मैटर में एक अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. ये जो डेफिनेशन आ रही है या ये जो एक्सप्लेनेशन आया है, ये आया है इवेपोरेशन के लिए। इसको ध्यान से समझना कि लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। अब लिक्विड कौन है? फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं वाटर की। तो वाटर की जो सरफेस होती है उसके कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वेपर में, और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दूसरे पार्टिकल से वो टूट जाता है। इस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेपर में। इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। So this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. समझने वाली चीज़ क्या है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू हो जाएगा और उस लिक्विड से गैस बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री से नीचे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने देखा होगा पानी को भाप बन के उड़ते हुए। तो ये विजिबल एक्टिविटी नहीं है, ये इनविजिबल एक्टिविटी, लेकिन ऐसा होता है। जो सी वाटर है, जितने भी समुद्र हैं, उन सब समुद्रों में इस तरह से इवेपोरेशन होता है, धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से। और वो इवेपोरेटेड जो वेपर होती है वो ऊपर जाती है, उनसे क्लाउड्स बनते हैं और फिर आफ्टर सम टाइम उनसे रेनिंग होती है। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो समुद्र का पानी कभी बॉयल नहीं होता, वो इवेपोरेट होता है। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया एक मैथमेटिकल टर्म है या कह सकते हो एक फिज़िकल टर्म है। तो ये कहना चाह रहा है कि सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा। जो ज़्यादा बड़ा एरिया होता है उस पे इवेपोरेशन थोड़ा धीरे होता है। अब ज़्यादा बड़ा एरिया मतलब सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे जो सी वाटर है उसमें इवेपोरेशन थोड़ा धीरे होता है, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी छोटी सी जगह है तो वहाँ पे इवेपोरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा फास्ट होगा, बिकॉज सरफेस एरिया होता है बड़ी चीज़ों का कम और छोटी चीज़ों का ज़्यादा। नेक्स्ट, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ह्यूमिडिटी। इसको हिंदी में अगर बात करें तो नमी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में या वायु में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। वाटर वेपर मतलब जो पानी की भाप होती है, वो भाप जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपने लिए इनविजिबल है, देख नहीं सकते उसको, है ना, महसूस कर सकते हैं,
पर उसको अपन देख नहीं सकते। तो जो वाटर वेपर है वो कितनी है एयर में, उस अमाउंट को कहेंगे ह्यूमिडिटी। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी एक लिमिट होती है कि वो उस लिमिट तक वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, लेकिन उस लिमिट के बाद वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाता। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। आसपास की चीज़ों में से जो इवेपोरेशन हो रहा था पानी का, पानी भाप बन के उड़ रहा था, वो इवेपोरेशन कम हो जाएगा अगर हवा में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। ये तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में ऑलरेडी पानी बहुत सारा है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देगा। तो यहाँ बात एब्जॉर्प्शन की नहीं है, यहाँ बात इवेपोरेशन की है कि अगर एनवायरनमेंट में नमी बहुत सारी है तो इवेपोरेशन भी धीरे हो जाएगा, इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कि जब बारिश का टाइम होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे हमारे कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। उसका रीज़न है कि हवा में बहुत सारी नमी होती है, बहुत सारा पानी होता है हवा में। उस वजह से जो कपड़ों के अंदर पानी है उसको भाप बन के उड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, विंड स्पीड। विंड में और एयर में क्या डिफरेंस है? एयर कह सकते हो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस विच प्रेजेंट सराउंडिंग टू अस, ओके, एंड विंड, मूविंग एयर इज़ नॉन एज विंड। जो वायु चल रही है उसको कहेंगे हवा। तो हवा में और वायु में फ़र्क है। तो विंड स्पीड, जो हवा की स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। अगर विंड स्पीड बहुत तेज़ है तो इवेपोरेशन भी तेज़ हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कि जब बाहर एनवायरनमेंट में हवाएं तेज़ होती है तो ऐसी सिचुएशन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। मैंने कहा था कि बॉइलिंग में ज़्यादा अमाउंट में पानी का इवेपोरेशन होता है, या कह सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। जैसा कि हमने पढ़ा, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गैन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो इवेपोरेशन का फिनोमेना है, ये जो घटना है या ये जो एक्टिविटी होती है, ये सरफेस एरिया के लिए होती है, या कह सकते हैं कि जो लिक्विड की सरफेस होती है वहाँ होती है। वहाँ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करके अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ दैट केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। Guys, these two are standard scale for measuring the temperature. Okay, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, कई जगह हर फील्ड में टेम्परेचर को काउंट करने के लिए इन दो स्केल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे अपन मीटर और सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं लेंथ के लिए, है ना, दूरी को नापने के लिए, उसकी विड्थ के लिए, हाइट के लिए, और वेट के लिए अपन जैसे किलोग्राम है, लीटर है, ये सब यूज़ करते हैं। वैसे ही केल्विन एंड सेल्सियस वी हैव टू यूज़ फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। सो केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब केल्विन को अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.16 के आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक केल्विन की बात अगर करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टार्टिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू है 273.16 केल्विन के, यानी कि 273.16 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ओके, नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेन यूनिट है वो कौन सी है? केल्विन है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, इन फार्मूलाज को यूज़ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट, Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as better scale than Celsius. जो केल्विन स्केल है उसको बेटर माना जाता है सेल्सियस स्केल से. एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. ठीक है, ऊपर जो यूनिट दे रखी थी केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, दोज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर टेम्परेचर, एंड पास्कल जो यूनिट है वो प्रेशर को काउंट करने की एक यूनिट है. ठीक है, सो अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो यू कैन गिव सम सजेशंस और आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.